नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। मध्य प्रदेश की चुनावी महाभारत में अब जल्द ही जनता की एंट्री होने वाली है, यानी कि 17 तारीख को मतदान करेगी जनता। लेकिन उससे पहले मैदान में किस पार्टी से कौन मैदान में होगा तय हो चुका है, यानी कि प्रत्याशी सामने है। लेकिन एमपी के सियासी महाभारत में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही इस वक्त मुसीबत बनी हुई है। मुसीबत इस बात से हो गई है क्योंकि कुछ उम्मीदवार जबरन जंगे मैदान में उतरने के लिए बगावत करते दिखाई दे रहे हैं। एमपी में नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश और कवायद जारी है और केंद्रीय नेतृत्व तक भी इसको लेकर के मशक्कत करता नजर आ रहा है। बागियों की मुसीबत के बीच बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने नाराज फूफाओं की बात की है। वहीं कमलनाथ और दिग्विजय को भी दिल्ली बुलाया गया। इसी को लेकर के आज हम खास बातचीत करेंगे और सवाल पूछेंगे कि एमपी में बागियों की लड़ाई फूफा पर क्यों आ गई। नामांकन खत्म होने के बाद बदली मान मनोबल की रणनीति क्या असर दिखाएगी। सवाल यह भी कि चुनाव जीतने के लिए क्या है अमित शाह की रणनीति और कांग्रेस के निगम मंडल का ऑफर क्या डैमेज कंट्रोल कर पाएगा। ये तमाम सवाल हम रखेंगे और इसके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एमपी में चुनाव से पहले बागी नेता राजनीतिक पार्टियों के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं, तो वहीं अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को जीत का नया फॉर्मूला दे दिया है। सूत्रों से ऐसी जानकारी मिल रही है कि अमित शाह ने नाराज फूफाओं पर ध्यान न देने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि रूठे फूफाओं पर ध्यान न दें, उनसे बाद में बात होगी। तो वहीं इस बीच कांग्रेस नेताओं की भी अनबन की खबरें हैं। इस बीच कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को दिल्ली बुलाया गया है। कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर सीएम शिवराज ने तंज कसा है और जय वीरू की जोड़ी बता दिया है। अभी जय और वीरू की जोड़ी है जिसको दिल्ली बुलाया गया। अब वो कहते हैं कि भाजपा भ्रम फैला रही है। जैसा मैंने अखबारों में देखा, भाजपा भ्रम फैला रही है, तो फिर दिल्ली क्यों बुला रही है। तो इनका झगड़ा है लूट के माल के लिए। पहले भी 2003 तक मिस्टर बंटा ढार ने पूरे प्रदेश को लूटा, तबाह और बर्बाद कर दिया। 1.25 साल में श्री कमलनाथ जी ने भी मध्य प्रदेश को लूट का अड्डा बना दिया था। तो वहीं सीएम शिवराज के जय वीरू वाले बयान पर कमलनाथ ने ट्वीट कर पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, शिवराज जी, जय और वीरू ने ही अत्याचारी गब्बर सिंह का हिसाब किया था। मध्य प्रदेश 18 साल से अत्याचार से त्रस्त है। अत्याचार के अंत का समय आ गया है, बाकी आप समझदार हैं। दरअसल चुनावों से पहले नेताओं की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है, तो कई ऐसे नेता हैं जो पाला बदलते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बीच अमित शाह की ओर से 3 दिनों तक संभागी बैठक कर नेताओं के साथ 1 to 1 चर्चा कर ऐसे नेताओं को मनाने की कोशिश की गई है। तो इस बीच शाह ने नाराज फूफाओं को लेकर नया फॉर्मूला देकर बड़ा संदेश दिया है। तो वहीं कांग्रेस में भी बागियों को बनाने की कोशिश हो रही है। टीम न्यूज स्टेट। स्थिति यह है कि नाराज और बागी असंतुष्ट परेशानी तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनसे निपटा कैसे जाए। कोई ऑफर दे रहा है और कोई कह रहा है कि इस पर बिल्कुल ध्यान न दिया जाए। लेकिन जमीन पर स्थिति क्या बनेगी, इसका असर कितना होगा, कोई ध्यान ना देकर के क्या उन्हें मैनेज कर लेगा और नुकसान की भरपाई हो जाएगी या नुकसान को रोका जा सकेगा, कोई ऑफर देकर के क्या नुकसान जो संभावित हो सकता है उससे बच जाएगा। जरा हम चर्चा करते हैं और बातचीत के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। 2 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं मेरे साथ। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब भी जुड़ चुके हैं। फिरोज साहब, आपका भी बहुत स्वागत। और थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी भी जुड़ेंगे, उनसे भी जरा हम पक्ष समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन दुर्गेश केशवानी जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं। ध्यान ना दिया जाए नाराज फूफाओं पर। मीडिया रिपोर्ट्स तो यही कह रही है, कोई आधिकारिक बयान तो आएगा नहीं इस तरह का, यह हम जानते हैं, लेकिन हमारे सूत्र यही बता रहे हैं कि अंदर ये एक कहीं ना कहीं बात कही गई है आप लोगों को। क्या ध्यान ना देकर के जो संभावित नुकसान हो सकता है, जो डैमेज हो सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकेगा? और क्या ऐसा है कि कहीं ना जाकर के 10 दिन बाद वो पार्टी का प्रचार करते ही नजर आएंगे, या फिर पिछली बार 2018 में 5 सीटें तो साफ दिखाती हैं कि नुकसान हुआ था,
ये नुकसान कहीं बढ़ ना जाए। देखिए सऊद जी, सबसे पहले तो मेरा आपसे आग्रह है, निवेदन है कि आप अपने सूत्रों को ठीक करिए। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता मुझे मालूम था कि शुरुआती आप इससे करेंगे, लेकिन हाँ, कहीं कोई फूफा, कहीं कोई नाराजगी, इस चीजों की हमारा संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता की चिंता करता है और किसी कार्यकर्ता को कोई राजी नाराजगी नहीं रहती। हमारा संगठन हमारे लिए माँ है, हमारा संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है। और जब वरिष्ठ नेतृत्व आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जो जाने जाते हैं, अगर वो समक्ष हो तो निश्चित रूप से कार्यकर्ता का उत्साह, उमंग और जोश से भर जाता है। आप तो नाराजगी और बगावत की बात ही नकार रहे हैं, और मैं अभी एक पूरी लिस्ट भी गिना सकता हूं कि कौन कौन आपके नाराज हुए, किसी और टिकट से लड़ रहे हैं या फिर निर्दलीय भर रहे हैं, वो सब की बात अलग है। आरबी के पार्टी के आपके ही संगी साथी तमाम दूसरे प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको मान भी रहे हैं कि हाँ इस बार नाराजगी है और कुछ जगहों पे अनुशासनहीनता भी है। तो आप अगर नकार देंगे तो फिर हम बात कैसे करेंगे? ये तो है कि कुछ नाराजगी है, ये एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए ना फिर। नहीं, मैं अभी माननीय अमित भाई शाह जी की बात, मैं माननीय अमित भाई शाह की बात कर रहा हूँ। और मैं उनके लिए आपने ये कहा कि फूफाओं को नहीं मनाओ और ये करो, उनके हवाले से कोई ये खबर नहीं है। मुझे लगता है मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया, बहुत विनम्रता से आग्रह किया कि आप इस चीज को, अपने सूत्रों को ठीक करें। विश्व का सबसे बड़ा दल है भाजपा और निश्चित रूप से इस दल में करोड़ों सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता काम करते हैं और उन करोड़ों में से अति सर्वश्रेष्ठ को चुनने का काम हमारे नेतृत्व ने किया। निश्चित रूप से हर आदमी की महत्वाकांक्षा होती है, कई कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो भी चुनाव को कंटेस्ट करें, पर क्योंकि सर्वश्रेष्ठ में से अति सर्वश्रेष्ठ चुनने का काम हमारे संगठन ने किया, उसके बाद कोई वो नहीं रह जाती है, इफ एंड बट्स नहीं है, तो राजी नाराजगी निश्चित रूप से सब मान मनोबल हो जाएगी। सबसे बातचीत हमारे संगठन की चल रही है, कहीं कोई हमें ऐसी इस तरह का भ्रम नहीं है कि कोई नाराज रहेगा और कहीं कोई ऐसा होगा। हम हमारे जो पार्टी ने कैंडिडेट दिए, उन 230 कैंडिडेट्स को जिताने का संकल्प हमारे ये बता दीजिए आप, कार्यकर्ताओं ने मुखियां लिया हुआ, हम उस संकल्प के साथ मैदान में हम अपने नाराज नेताओं को मनाने से ज्यादा कहीं आप दूसरे दलों के उम्मीदवारों को मदद तो नहीं करेंगे? आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, तमाम नेता जो हैं प्रत्याशी वहां से, थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट करेंगे क्या? यही बता दीजिए। नहीं, देखिए हमारा कोई कार्यकर्ता ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं करता है किसी को सपोर्ट करने का। हमारा ध्येय है कि हम जो पिछले 20 सालों से प्रदेश की सेवा करते आ रहे हैं, जनता के हितों के काम करते आ रहे हैं, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके तकलीफ में, उनके कष्ट में खड़े रहने का काम हमारा कार्यकर्ता। तो आपने तो नकार दिया, अब अंदर की जो स्टडी है, जाहिर सी बात है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आप इतने साफ बोल सके नहीं बोलेंगे। मैं आता हूं आपके पास, दुर्गेश जी रोक रहा हूं, और प्रदीप तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी आपका भी बहुत स्वागत। मैं आपके पास आता हूं फिरोज जी से जवाब लेकर के। फिरोज साहब देखिए, दुर्गेश जी तो कह रहे हैं कि कुछ है नहीं, सब चंगा सी, लेकिन आपके वहां भी सब चंगा सी ऐसा तो है नहीं। वो सब कुछ सामने है, कोई पेट्रोल डाल रहा है, कोई कपड़े फाड़ने की बातें हो रही हैं। आज तो दिल्ली जब गए तो मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जय वीरू की जोड़ी और लड़ रही थी इसलिए दिल्ली बुला लिया गया। तो आप ऑफर भी दे रहे हैं कि निगम पंचायतों में मतलब आप सेट कर देंगे, तो मैनेज हो जाएगा क्या इससे? देखिए, हमारा ऑलरेडी सब कुछ मैनेज्ड है। जो शशांक सक्सेना जी सीओर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पुराने कांग्रेसी थे, उनके पिता वापस पार्टी में आ गए। जसपाल अरोड़ा जी थे, वो हमारी पार्टी छोड़ के गए थे, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, वो वापस कांग्रेस में आ गए। तो कांग्रेस में हम तो हमारा कुनबा धीरे धीरे करके सबको जोड़ रहा है, और 2 तारीख तक हम सबको जोड़ लेंगे। जो लोग ऑफर क्या मिला है उनको? तो निगम मंडलों में नियुक्ति के अलावा भी कुछ ऑफर दे दिया क्या आप लोगों ने? भाई पार्टी ने ये कहा है कि आप सब मिलके चुनाव लड़ाइए, और आप टिकट के दावेदार थे। 2 लोग जहां वहां स्थिति खराब है, जहां 2 लोग 19-20 कैंडिडेट था, तो सही बात है। हमने कहा कि हम पार्टी आपका आगे ध्यान रखेगी, आप इसको जिताइए, सरकार बनानी है हमको, उसके बाद हमको है ना जो होगा हम उसको आगे दो। और हम ये तय है कि जो हम लोग जो लोगों ने भी अपने टिकट के लिए टिकट को छोड़ा, तो टिकट को छोड़ के पार्टी के साथ जुड़े,
हम उनको सबको धीरे धीरे मना लिया है। गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी थे, वो मान गए। दिनेश गुर्जर जी थे, वो मुरैना से चुनाव लड़ रहे थे। उनके सिटिंग विधायक राकेश मावई जी का टिकट कटा, उन्होंने पार्टी के पक्ष में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब पार्टी के काम में लग गए। तो चलिए, आप ये कह रहे हैं वो जो 10 जगह भोपाल में डेरा लगा था, आप लोगों को आपात बैठक संडे को बुलानी पड़ गई थी, जो पेट्रोल डाला जा रहा था, वो सब मतलब आप मैनेज कर चुके हैं? आप कह रहे हैं हमने सब चीज मैनेज कर ली, ये सही है, लेकिन हमने सब मैंने आज मुरली जो पेट्रोल डाल रहे थे वो आज हमारे कैंडिडेट हैं वहां से, और जो दूसरा था हमने उसको भी मना लिया जिसका टिकट कट गया। तो ऐसा नहीं है। तो आपके जो नाराज लोग हैं उनको आपने फूफा नहीं समझा, ये कह रहे हैं आप? ठीक है, मैं समझ गया। एक आदमी से 1-to-1 चर्चा की सुरजेवाला जी ने, और नहीं, यहाँ पर तो अमित जी ने भी बहुत लोगों से 1-to-1 चर्चा की। लेकिन मुझे एक बात बताइए, नहीं ना, अगर फिरोज साहब जबलपुर में वो गए, ठीक है, मैं मान गया, नाराजगी से अलग आपके लिए एक चिंता वाली स्थिति जो है उस पर मैं पूछना चाह रहा हूं। देखिए, जाहिर सी बात है, अमित शाह जी बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, चुनावी मैनेजमेंट के माहिर हैं, आप भी इसको नकार नहीं सकते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स को माने तो उन्होंने एक जीत का फॉर्मूला भी दिया है, और फॉर्मूला ये दिया कि 2 लड़े तीसरा लाभ उठाए, यानी आपके साथ आपका वोट जो है वो थर्ड फ्रंट में बांट दिया जाए। आम आदमी पार्टी को कुछ वोट डाइवर्ट कर दो, बसपा को, सपा को कहीं पर डाइवर्ट कर दो, और फिर उसके बाद आपका वोट प्रतिशत कम हो जाए। ये चुनौती है ना आपके सामने? नहीं, बिल्कुल नहीं है, यही स्थिति है। अब जिस सीहोर जिले में जहां से मुख्यमंत्री जो है जहां से मुख्यमंत्री जिस प्रदेश ने 16-17 साल दिया हो, हमारी एक सीहोर सीट है, वहां सुदेश राय टिकट लड़ा रहे हैं, वो टिकट पर सुदेश राय चुनाव लड़ा रहे हैं, वो कौन है? पूर्व कांग्रेसी है। आप आष्टा की सीट पे जाइए तो आष्टा की सीट पे हम पूर्व कांग्रेसी हैं, पूर्व कांग्रेसी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं, गोपाल इंजीनियर। ये स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी की है कि उसका जो कैडर है वो पूरी तरीके से चल रहा है। आपका वोट डाइवर्ट नहीं होगा, आप कह रहे हैं। अगर हम चुनावी पीछे जितने भी स्टैटिस्टिक्स देखते हैं या चुनाव जो विश्लेषक हैं उनकी मान ले, तो जानते हैं सब लोग कि कांग्रेस, बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी तकरीबन एक ही तरह का वोट बैंक है, और अगर आपस में बटेगा तो जाहिर सी बात है सीधे दूसरा फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो इंटैक्ट है। हमको पता है हमारा 47% वोट आ रहा है। हमको ये भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार, ये तो बड़े आप ताल ठोक करके अभी वोट परसेंट बता रहे हैं, फिर ये तो नहीं होगा कि आप ईवीएम का दोष देंगे। 40.5 आया था बीजेपी। अच्छा, इसमें ईवीएम का क्रेडिट कितना होगा? अगर 47% आ गया तो क्रेडिट कितना होगा ईवीएम का? देखिए, 47% आया तो कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव जीत रही है, इसमें तय है। अब ईवीएम की बात कर लीजिए, तो ईवीएम ऐसा है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी भी गई है, पूरे देशों में ईवीएम बंद है, तो ये तो सही है। मैं एक मतदाता हूं, मैं भी मानता हूं कि मेरा वोट कहां गया। अच्छा, ठीक है, जल्दी से बताइए, मुझे दुर्गेश जी से भी जवाब ले लूंगा इस पर कि इतना तो मानेंगे ना कि इस बार थर्ड फ्रंट की एक कहीं ना कहीं चुनौती है, क्योंकि देखिए सपा है, बस और आम आदमी पार्टी है, चुनाव और बसपा थर्ड फ्रंट नहीं आ पाया। नहीं, लेकिन देखिए पिछली बार भी सीटें लेके गए थे और कई अच्छे नंबर्स लेके गए थे बसपा के कैंडिडेट्स। इस बार तो और फैलाव हुआ है, और ज्यादा सीटों पर बसपा ने अपने कैंडिडेट्स घोषित किए, और आप भी जानते हैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में एक वोट बैंक होता है उसका, तो उसका असर हो सकता है ना भाई? कोई चिंता है? हमने बता दिया ना आपको, स्टेटिस्टिक्स बताती 47%। दुर्गेश साहब, ठीक है, फिर मैं आगे नहीं पूछ रहा आपसे, दुर्गेश जी से जवाब लेता हूं। दुर्गेश जी, 47% की ताल ठोक रहे हैं और कोई थर्ड फ्रंट नहीं। आप बताइए, कहीं कोई थर्ड फ्रंट दिख रहा है? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स तो कह रही है कि उस पर जो है फोकस करने की बात किया है अमित शाह जी ने। कुछ है थर्ड फ्रंट आपकी नजर में या नहीं? कोई बड़ी दयनीय हालत हो गई है वो दुर्गेश भाई आपकी। अब आपको तीसरे मोर्चे को सपोर्ट करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में हमारे फिरोज भाई हो गया, बहुत देर दे दिया उन्होंने आपको। मत ये दिखाओ जनता को कि आप राहुल गांधी की पार्टी के नेता, समय पूरा दे दिया आपको। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम कर रहे हैं। न तो इनके पास कोई योजनाएं हैं, न कोई कुछ है। ये सिर्फ आरोपों को लेकर जनता के बीच में, और आरोपों से ये चाह रहे हैं कि जनता इनको स्पेस दे दे जो देने वाली नहीं है। आप जब आपदा विपदा में जनता के साथ नहीं खड़े होते हो तो जनता इन चीजों को पसंद नहीं करती है, और एक वन फाइन डे आके आप आके वोट मांगने लगते हो, तो जनता भली भांति कांग्रेस को समझ चुकी है। रही बात ये हमारे मित्र जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखकर ये चाह रहे हैं
किसी को ऑफर दे रहे हैं कि हम आपको निगम मंडल में ले आएंगे। अरे सरकार में तो आ नहीं रहे हो आप, फिर कहाँ पे निगम मंडल में लेके आओगे? ये जनता भली बात नहीं, और आपके लोग भी समझ चुके हैं, इसीलिए आपकी लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। आपके नेता यहाँ पे कपड़े फाड़ रहे थे, तभी केंद्र ने उनको बुला दिया, राहुल जी, तभी इनके नेताओं को वहां बुला दिया कि मध्य प्रदेश में कपड़े फाड़ते हुए मत देखो। ये उनकी अंदरूनी लड़ाई है, परिवार की लड़ाई है, ये उनकी भ्रष्टाचार की लड़ाई है, लूट की लड़ाई है। ये सब जनता के सामने आ चुकी है। जनता इन पे विश्वास जताने वाली नहीं है। अरे भाई आप तो सपा नाराज फूफाओं को, अरे किसी को कहीं कोई थर्ड फ्रंट यहाँ पे नहीं है। हम लोग यहाँ पे 2 दलीय व्यवस्था रही है, और आप थर्ड फ्रंट को मजबूत करके चाह रहे कांग्रेस के वोट कट जाए। कैसे कट जाएंगे कांग्रेस के वोट? अरे भाई आप अपने कार्यक्रम पे मांगो वोट। अरे कहीं कोई आपको कोई वोट दे कौन रहा है? और वोट आपको जनता किस मुद्दे पर देगी? आप तो ये बताइए, जनता आपको किस मुद्दे पर देगी? आप सिर्फ भाजपा की बुराई कर रहे हो। आप योजनाएं ला नहीं सकते हो, बंद योजनाएं कर देते हो, प्रदेश को भ्रष्टाचार कर देते हो, करप्शन नाश कर देते हो। और साउथ जी, जब आपका ही मंत्री, आपका ही कांग्रेस का मंत्री आके बोलता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस लूटने आई है, तो और उससे ज्यादा क्या होगा? चलिए, तो अब ये जो है बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, 10-15 दिन तो प्रचार कीजिएगा, फिर 17 को वोटिंग हो जाएगी और 3 को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन मैं प्रदीप जी आपके पास आऊं उससे पहले फिरोज साहब एक छोटा सा जवाब दे दीजिए। आज दिल्ली का जो चक्कर लगा करके दिग्विजय जी और कमलनाथ जी आए, उसके पीछे वजह क्या? सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के प्रचार के लिए, उनके रैलियों के लिए ही नहीं गए थे? ये तो आप मत कहिएगा। जो कमलनाथ जी ने कहा, मैं उसको बहुत ज्यादा इंडोर्स नहीं कर पा रहा हूं, उतर नहीं रहा मेरे गले से। हम लोग इसलिए गए थे कि जो हमने इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाई है 15 दिन के अंदर में, पार्टी अब किस इलेक्शन स्ट्रेटेजी पे काम करेगी, कैसे हम कैंडिडेटों को संबल देंगे, प्रचार किस तरीके से किया जाना है और कौन कौन से प्रचार तो चल रहा है, रहना है। जो चल रहा है वो कैसे होना है उसकी चर्चा हो रही है। नहीं, बड़ा दिलचस्प है। नहीं, ऐसा नहीं है, डायरेक्शन तय करना पड़ता है। अब अरे ठीक है, लेकिन दोनों तरफ मुख्यमंत्री जी ने जो जय वीरू की बात कह दी और लूट खसोट की बात की कि पहले एक ने लूटा, उसके बाद दूसरे ने भी उसको उस तरीके से लूटा। अब उनको नहीं पता कि जय वीरू ही गब्बर का खात्मा करेंगे। 16 साल पुराना उन्होंने कहा कि जो जय वीरू लड़ रहे हैं इसीलिए दिल्ली बुलाया गया, लड़ाई की वजह से। उस आतंक का खात्मा जय वीरू करने वाले हम तो बता दिए। और जय वीरू गए, जय वीरू गए छत्तीसगढ़ में गब्बर कहां से आ गया? आते हो नहीं, छत्तीसगढ़ में गब्बर के खात्मे की बात कहां से आ गई? आगे बढ़ा फिरोज साहब, जनता भली बात ही समझती है। जय वीरू जो है छत्तीसगढ़ में, उसके खात्मे की बात कहां से आ गई गब्बर की? हम तो मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। इन्होंने जय वीरू, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने हमारे को आज जय वीरू का कमलनाथ जी को और उनको दिग्विजय सिंह जी को तो हमने जवाब दिया है। अच्छा, लेकिन दुर्गेश साहब, जय वीरू लड़ रहे थे, ये बड़ा हास्यास्पद नहीं लग रहा? मतलब जय वीरू तो दोस्त हैं, उनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं और आप कह रहे हैं जय वीरू लड़ रहे थे। बताया कि यही तो हमने बताया कि शोले फिल्म में जय वीरू की जो दोस्ती की मिसाल है वो दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी कपड़े फाड़ रहे हैं ना। अच्छा, कपड़े फाड़ रहे हैं, ठीक है। प्रदीप सर, ये जो नूरा कुश्ती तो नहीं कह सकते हैं, ये जो चल रहा है, क्योंकि दिखावटी लड़ाई तो नहीं है, जबरदस्त लड़ाई है। मैं आ रहा हूं आप दोनों के पास। प्रदीप सर, ये जो नाराज नेताओं को बनाने की कवायद की रणनीति कि एक ने ऑफर दे दिया कि हम तुम्हें निगम मंडलों में जगह दे देंगे और एक ने कहा भाई फूफाओं को मनाओ ही मत, फोकस रखो सीधे सीधे जीत पर, क्या स्ट्रेटजी काम करेगी? संभावित नुकसान को रोकेगी, मैनेज होगा? देखिए, आप मध्य प्रदेश की बात करें तो अलग अलग क्षेत्र की परिस्थितियां अलग अलग। अगर आप महाकौशल वृद्धि की बात करेंगे तो महाकौशल वृद्धि में बहुत सारे ऐसी सीटें हैं जहां से कांग्रेस के 4-4, 5-5 उम्मीदवार थे और 2-3 तो बड़े सशक्त उम्मीदवार थे। आपको देखिए तो नागौर में यादवेंद्र सिंह कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे और पूर्व विधायक भी रहे, उनको टिकट नहीं मिला और निर्दलीय बीएसपी से पर्चा उन्होंने भर दिया और बीएसपी से लड़ गए। तो ऐसे बीजेपी में भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं। बीजेपी में भी जिन लोगों को जो वर्तमान विधायक हैं उनके टिकट कटे हैं, देवसर विधायक का जो वर्तमान विधायक है उनका टिकट काट दिया गया है। सीधी से केदारनाथ शुक्ला बहुत सीनियर विधायक थे तो उनका भी टिकट काट दिया है। तो परिस्थितियां अनुकूल नहीं है दोनों पार्टियों को। अब ये तय करना है पार्टियों को कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग, कुछ लोग निर्दलीय चले गए हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी से, कुछ बीएसपी से, ऐसे पार्टियों से जो लड़ गए हैं चुनाव, उनकी पर्चा वापसी करा ले और उनको साथ ले आए। तो कम से कम जो बड़ा डैमेज कंट्रोल है, जिनके पास वोट बैंक है 5,000 या 10,000, 12,000 का, वो वोट बैंक अगर वो ठीक कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि
इसमें दोनों पार्टियों को बेनिफिट हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। नहीं सर, यहां पर तो बड़ा दिलचस्प देखिए सर ये नजर आ रहा है ना कि हमने देखा दोनों ही पार्टियों ने नकार दिया कि भाई हमने मैनेज कर लिया है या फिर झगड़ा ही नहीं है, नाराजगी नहीं है। लेकिन जब हम 2018 के नतीजे देखते हैं, सिर्फ 5 सीटों का अंतर था और वोट मार्जिन तो आप जानते हैं बीजेपी का ज्यादा था, लेकिन बीजेपी के जो कैंडिडेट्स है 5 सीटों पर अपने बागियों से कम वोट पा करके हार गए थे और कांग्रेस के तो 7 ऐसे बागी थे। उस बात को भी क्या समझ नहीं रहे दल, या समझते हुए भी मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से इग्नोर करना जरूरी है? देखिए, जो वर्तमान परिस्थितियां है उसको सबने आकलन कर लिया और समझ भी रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि इनके अनुकूल नहीं है, इसलिए ये उस तरीके से बता नहीं पा रहे हैं। भाई जिन लोगों ने जो टिकट दूसरे पार्टियों से पर्चा भर दिया है, जैसे आप कई ऐसे क्षेत्र हैं जैसे सिगरौली है, देवसर है, सीधी है, इस तरह से बागी होकर बीजेपी से लोग लड़ गए वहां चुनाव। इसी तरह कांग्रेस में भी 17 में, जबलपुर में कई सारे उम्मीदवार ऐसे हैं। ठीक है, तो ये है स्थिति। लेकिन प्रदीप सर, फिर ये थर्ड फ्रंट की बात, जो मीडिया रिपोर्ट्स है कि थर्ड फ्रंट को मजबूत करो, अमित शाह ये कह के गए हैं, एक गुरु मंत्र दे के गए हैं, और इधर थर्ड फ्रंट को क्या कुछ एग्जिस्टेंस यहां और मिल रही है? पहले के मुकाबले क्या और ज्यादा फैलाव दिख रहा है? खासतौर पर बसपा जो तमाम बाकी अंदर खाने की सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार रही है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश और ग्वालियर चंबल में। देखिए, कई जगह ऐसी परिस्थितियां हैं बीजेपी के पक्ष में, कई तरह इसलिए हो सकती हैं कि जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं वो कई जगह बड़े मजबूती से लड़ रहे हैं। चाहे वो आप विद्य में देखें, सिरमौर विधानसभा में बीएसपी से पीडी पांडे चुनाव लड़ रहे हैं, वो काफी मजबूती से वहां चुनाव लड़ रहे हैं प्रकार। इसी तरह से नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष बीजेपी के रहे सिगरौली से विधानसभा में उतर गए हैं, वो प्रत्याशी बने हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं। इसी तरह से आप कांग्रेस में देखिए तो यादवेंद्र सिंह पूर्व विधायक रहे, एक जनाधार रहा उनका, वो कांग्रेस छोड़कर और बीएसपी का दामन छाड़ ली। तो मुझे लगता है कि डैमेज जगह, लेकिन बेनिफिट कहीं ना कहीं ये तीसरे फंड को जब जाएगा तो निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसी कारण आप देखिए तो संगठनात्मक दृष्टि से बीजेपी ने कई जगह, और यही वो बात है जो ना केशवानी जी खुलकर कह रहे हैं और ना ही इसको फिरोज साहब खुलकर एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल यही स्थिति है। लेकिन देखिए, मुझे मालूम है कि केशवानी साहब और फिरोज साहब, आप दोनों की भी नजर इस पर बनी हुई है, आपके शीर्ष नेतृत्व इसको देख रहा है। दिल्ली का जो चक्कर लग रहा है उसमें ये सब भी बहुत कुछ है, और अमित शाह जो 3 दिन यहां कैंप करते हैं तो इसमें भी यही सब एक बहुत बड़ी रणनीति होती है। नजर हमारी भी है, कुछ बातें कही जाती हैं सामने से, कुछ बातें पर्दे के पीछे होती हैं। बहरहाल ये चुनाव है, साम दाम दंड भेद भी अपनाया जा रहा है। 3 तारीख को नतीजे सब बताएंगे, 17 को आपकी अग्नि परीक्षा है। नजर हमारी बनी हुई है। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाराज लोगों ने, असंतुष्ट नेताओं ने मुश्किलों तक बढ़ा